हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेशन की बातें की थी और रेजिस्टेंस कैलकुलेशन में आगे हमें और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा और जो फॉर्मूले में डिराइव करूंगा वो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। अभी तक मैंने आपके सामने एक स्टैंडर्ड फार्मूला डिराइव किया है कि किसी क्रॉस सेक्शन एरिया ए में होकर जब करंट क्रॉस करता है और करंट एल लेंथ को ट्रैवल करके जाता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है रो एल अपॉन ए। ये एग्जांपल एक सॉलिड सिलेंडर के लिए भी लग सकता है, एक हॉलो सिलेंडर के लिए भी लग सकता है, एक क्यूब के लिए भी लग सकता है और एक क्यूबॉइड के लिए भी लग सकता है। ठीक, अब मैं आगे और भी वेरिएशन की आपसे बातें करूंगा। उसमें जाने से पहले जो ये मैं सिलेंड्रिकल वायर होता है इसके बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो सिलेंड्रिकल हमारा रेजिस्टेंस है, इसके बारे में जैसे, तो आप हेडिंग डालें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सिलेंड्रिकल रेजिस्टेंस। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे डेली जीवन में जितने भी हम वायर्स देखते हैं, आपके घर में भी जो वायर्स लगे हुए हैं, अगर आप उनके ऊपर के रबर को हटा दें तो आपको अंदर वायर का एक सिलेंडर दिखेगा, बहुत थिन डायमीटर बहुत कम है, लेकिन वो एक सिलेंड्रिकल वायर है। तो हमारे डेली जीवन में जितने भी मोस्टली वायर्स यूज होते हैं उन सब में सिलेंड्रिकल शेप यूज की जाती है। तो सिलेंड्रिकल रेजिस्टेंस हमारे डेली जीवन में आम बात है। तो ये मेरा एक सिलेंड्रिकल रेजिस्टेंस है और इस सिलेंड्रिकल रेजिस्टेंस का जो लेंथ है वो L के बराबर है। एंड दिस इज ए सॉलिड सिलेंडर, दिस इज ए सॉलिड सिलेंडर हैविंग लेंथ L, this is a solid cylinder having length L and having cross section area capital A, and current is flowing in this direction, current is flowing in this direction। देखिए जो करंट फ्लोइंग इस डायरेक्शन में ये इसलिए मेंशन करता हूँ क्योंकि जब मैं आपसे पूछूंगा कि इस वाली साइड के बीच में और इस वाली साइड के बीच में मुझे इस मटेरियल का रेजिस्टेंस बताइए, रेजिस्टेंस कौन से दो साइड के बीच में कैलकुलेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे इस साइड और इस साइड के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इस साइड और इस साइड के बीच में रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि बैटरी का एक टर्मिनल आप यहां कनेक्ट करेंगे और बैटरी का दूसरा टर्मिनल आप यहां कनेक्ट करेंगे। किसी भी सवाल में अगर आपसे यह पूछा जाए कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस बताइए, इसका मतलब है कि बैटरी के एक टर्मिनल को आप यहां पे कनेक्ट करिए और बैटरी के दूसरे वाले टर्मिनल को यहां पे कनेक्ट करिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ आर इक्वलेंट या इक्वलेंट रेजिस्टेंस या फिर ओनली रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो मुझे इस वाली साइड के बीच में और इस वाली साइड के बीच में मुझे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मतलब बैटरी का एक टर्मिनल, हाई टर्मिनल मान लीजिए इस साइड में है तो लो टर्मिनल इस साइड में है, तो करंट कैसे फ्लो होगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ऐसे इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा और इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। मान लीजिए ये कॉपर का वायर है, कॉपर का वायर है तो कॉपर की अपनी एक रेजिस्टिविटी होती है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है रो एल अपॉन ए। ये सिलेंड्रिकल रेजिस्टेंस है, इसलिए इस पूरे रेजिस्टेंस में आप नोटिस करें तो जो भी करंट चल के जा रहा है वो करंट क्रॉस सेक्शन एरिया ए को क्रॉस करके जा रहा है। जो भी करंट जा रहा है वो करंट क्रॉस सेक्शन एरिया ए को क्रॉस करके जा रहा है। जो भी करंट जा रहा है वो किसको क्रॉस करके जा रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए को करंट क्रॉस करके जा रहा है। एंड दैट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कैपिटल E एंड करंट इज क्रॉसिंग दैट क्रॉस सेक्शन एरिया। अब मैंने क्या किया, इस वायर को खींच दिया, इस वायर को मैंने पकड़ के खींच दिया, तो इस वायर की जो लेंथ है उस लेंथ को मैंने ज्यादा कर दिया। तो ऐसा थोड़ी है कि खींचने से कॉपर सोना बन गया, कॉपर कॉपर ही रहेगा, चांदी चांदी ही रहेगी। ऐसा थोड़ी है वायर को खींच दिया कॉपर लोहे में बन गया, लोहे में कन्वर्ट हो गया, नहीं। तो जब आपने इसको खींचा तो उससे मटेरियल थोड़ी चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, इसकी ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस चेंज हो गई, इसकी जो लेंथ थी वो लेंथ चेंज हो जाएगी, इसका जो एरिया है वो एरिया चेंज हो जाएगा, क्योंकि वायर तो मेरा यही है, इसी को पकड़ के मैंने खींच दिया। तो क्वेश्चन ये होता है, या फिर क्वेश्चन मतलब ये बहुत आम चीज है और हम अपने डेली जीवन में भी देखते हैं, वायर को पकड़ के ऐसे हम खींच देते हैं। तो वायर के खींचने से क्या फर्क पड़ता है उसके रेजिस्टेंस को, ये जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि हम घर में भी डेली टाइम देखते हैं, जैसे वायर लगाया, वायर खिंच गया। तो वायर अगर आपका वो खिंच गया तो उससे क्या फर्क पड़ा आपके उस वायर को, उस सर्किट को, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूं।
आप ये देखिए, जब आप वायर को खींचेंगे तो लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर लेंथ वायर की बढ़ेगी तो एरिया कम होगा, क्योंकि वायर का वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वायर का लेंथ बढ़ेगा तो वायर का एरिया घटेगा। तो मैंने क्या किया, मतलब हमने एक केस कंसीडर किया जिसमें हमने इस वायर की लेंथ को बढ़ा दिया और वायर की लेंथ को कर दिया n टाइम्स ऑफ l। वायर की लेंथ पहले सिर्फ l हुआ करती थी, वायर की लेंथ सिर्फ कितना हुआ करती थी, पहले l हुआ करती थी, और अभी जो वायर की लेंथ हो गई वो हो गई n इंटू एल। अब मैं कह रहा हूं कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो मान लेते हैं कितना है, a डैश। अब आप वॉल्यूम कंजर्वेशन देखिए, पहले कितना वॉल्यूम था, a इंटू एल, और अभी कितना वॉल्यूम है, a डैश इंटू एन एल। तो a इंटू एल और a डैश इंटू एन एल, तो a डैश का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो आया a बाई एन। दिस इज द वैल्यू ऑफ a डैश। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अब मैं इस नए वायर का जब मैं रेजिस्टेंस लिखूंगा, इस नए वायर के रेजिस्टेंस को अगर मैं आर डैश नाम दूं, आर डैश द रेजिस्टेंस ऑफ दिस न्यू कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कि लेंथ ज़्यादा है एरिया कम है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखा जाए आर डैश रो। रो तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है ना, मटेरियल तो बदला नहीं तो रो तो बदलेगा नहीं। रो इंटू उसका लेंथ अपॉन उसका एरिया। तो अगर आप रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखेंगे आर डैश, वो कितना है बेटा, वो है रो एल अपॉन ए इंटू एन स्क्वायर। और रो एल अपॉन ए कौन था, इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, इसको स्ट्रेच करने से पहले इस वायर का रेजिस्टेंस था रो एल अपॉन ए। तो मैं लिख सकता हूं कि आर डैश का जो वैल्यू आया वो आया एन स्क्वायर इंटू आर। तो अगर कोई आपसे ये बोले ना कि वायर को खींच के मैंने उसकी लेंथ डबल कर दी, तो बेटा उसकी लेंथ तो डबल की है लेकिन उसका रेजिस्टेंस हो गया पहले से कितना, 4 गुना। तो ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कितना रेजिस्टेंस में चेंज आता है। ठीक है, लिखिए। हाँ तो देखो बेटा, अब ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बार जब क्वेश्चन आते हैं ना तो वो क्वेश्चन में सीधा लिख देता है कि भाई वायर को हमने खींच दिया और उसकी लेंथ को हमने डबल कर दिया, और फिर हमसे वो बाकी कैलकुलेशन करवाता है। तो वायर को खींचा, उसकी लेंथ को हमने डबल कर दिया, इस शब्द से क्या मतलब है ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं आपको रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन साथ करके दिखाता हूँ, आप इसको लिख लें अच्छे से। ठीक, तो एग्जाम्पल क्या है, मैं मतलब एज ए एग्जाम्पल उसको लेता हूं, लेकिन आप उसको एज ए डेरिवेशन एक्सेप्ट करेंगे। आपके लिए वो एक डेरिवेशन है, मैं उसे एज ए एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि एक स्फीयर है। क्वेश्चन क्या है बेटा, एक स्फीयर है। मैं 3 डेरिवेशन करूंगा आपके सामने अभी। एक स्फीयर है और उस स्फीयर के अंदर, ये स्फीयर और उस स्फीयर के अंदर, मतलब एक हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर है मतलब अंदर रेडियस r1 और आउटर रेडियस r2, और जो मटेरियल है वो मटेरियल सिर्फ यहां से यहां तक, दिस इज अ मटेरियल, यहां से यहां तक बीच में मटेरियल एग्जिस्ट करता है, और बीच में यहां कोई मटेरियल नहीं है, ये एकदम खाली है। बीच में कोई मटेरियल नहीं है, यहां एकदम खाली है, बस वो मटेरियल r1 से r2 के बीच में है, और इसका रेजिस्टिविटी है रो। इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी कितना है बेटा, रो। तो ये हमारा स्फेरिकल रजिस्टर है और हमें इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और इसे हमें हमेशा के लिए फिर याद भी रखना है, और यही रेजिस्टेंस हमें हीट ट्रांसफर में भी काम आता है। तो ये फॉर्मूला जो हम यहाँ पढ़ेंगे, यही फॉर्मूला हमें हीट ट्रांसफर में भी काम आता है। कैसे काम आता है वो मैं समझाऊंगा, पहले हम इसको समझते हैं। अब इसमें रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए जो इसका इनर सरफेस है, जो ये आपका स्फीयर है, और इस स्फीयर का जो ये इनर सरफेस है, आप सोचिए ये पूरा इनर सरफेस लेट से हाई पोटेंशियल पर है, पूरा, एक पॉइंट नहीं, दिस होल सरफेस। मतलब आप ये समझिए कि जो आपकी बैटरी है, बैटरी के एक टर्मिनल को आपने इस पूरी सरफेस पर चिपका दिया, दैट होल सरफेस इज एट लेट से हाई पोटेंशियल, हाई या लो कोई भी ले सकते हैं, पर लेट से दैट होल सरफेस इज एट हाई पोटेंशियल एंड आउटर होल सरफेस, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक किनारा ना, आउटर होल सरफेस इज एट लेट से लो पोटेंशियल।
तो क्या करिए, तो मान लीजिए बैटरी का जो हाई टर्मिनल है उसे आप पूरी इनर स्फेरिकल सरफेस पर चिपका दें, और जो बैटरी का लो टर्मिनल है उसे पूरी आउटर सरफेस पर चिपका दें। तो आप बोलेंगे सर ये कैसे संभव है, बैटरी टर्मिनल तो हम ऐसे बनाते थे। तो मैं बोलूँगा ऐसे बनाते थे ना बेटा, अब अगले बार से इसको ऐसा करना, इसको ऐसे एक स्फीयर बना लेना जिसको अंदर फिट करना है, और इसको एक ऐसे बना लेना जिसको बाहर फिट करना है। अरे इसका प्लेट का साइज कैसा ले बनाना है ये तो आपकी मर्जी है ना। तो मैं वो कह रहा हूँ कि प्लेट का साइज इस तरह से लेना कि एक तो इस आउटर सरफेस को कवर कर ले और एक इस इनर सरफेस को कवर कर ले, ठीक है, ओके। तो इस चीज को हम ऐसे भी बोलते हैं कि रेजिस्टेंस बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस, इनर एंड आउटर सरफेस, इस चीज को हम ऐसे भी बोलते हैं, दिस इज अ रेजिस्टेंस बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस, ठीक। अब इनर और आउटर सरफेस के बीच का रेजिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट करना है, तो आप बोलेंगे कि सर देखो, अब आपके मन में जो पहला ख्याल आएगा मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आपके मन में ख्याल आएगा सर देखो फॉर्मूला बताए थे आप, और बताए थे सर रोयल अपॉन ए, बिल्कुल बताया था। और एल मैंने क्या बताया था, एल वो लेंथ थी जिसको करंट ट्रैवल करके जाता था, जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके जाते थे, जितना इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते थे, फ्लो होते थे, ड्रिफ्ट होते थे। तो जब हमारा ये सिलेंड्रिकल वायर था तो इलेक्ट्रॉन यहां से ड्रिफ्ट होते 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 यहां तक पहुंच जाते थे। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक ड्रिफ्ट हुए, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक ट्रैवल करके गए, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक चल कर गए। दिस इज द ट्रैवल्ड लेंथ। तो आप बोलेंगे सर देखो आपने ऐसे ट्रैवल लेंथ बताया था, देखो सर इसमें भी ट्रैवल लेंथ कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैसे चल के जाएंगे वो भी मैं डायग्राम बताता हूं। इलेक्ट्रॉन कैसे चल के जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा मूवमेंट, रेडियली आउटवर्ड होगा या फिर रेडियली इनवर्ड होगा, लेकिन होगा इस रेडियल डायरेक्शन में। तो अब बोलेंगे कि सर देखो अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरह से है तब तो हम ट्रेवल्ड लेंथ बता सकते हैं। कितना एकदम सही आया आपके दिमाग में, कितना आया बोलो बोलो, R2 माइनस R1, वेरी गुड। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चल के जाएंगे तो उन्होंने कितना मूवमेंट किया, R2 माइनस R1। R2 इज द आउटर रेडियस एंड R1 इज द इनर रेडियस। तो ये जो गैपिंग है यहां से यहां तक, दिस इज R2 माइनस R1। अब मुद्दा आता है, मैं ये बोलूं बेटा कि कितने एरिया को उन्होंने क्रॉस किया, तो अब आप इसमें फंस जाएंगे, क्योंकि जिस एरिया को वो क्रॉस करके जा रहे हैं वो एरिया लगातार बदल रहा है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल के गए, तो देखो मैं आपको डॉटेड लाइन से एरिया बनाने की कोशिश करता हूं। उन्होंने इस एरिया को क्रॉस किया, फिर उन्होंने इस स्फेरिकल एरिया को क्रॉस करने के बाद वो लोग आगे बढ़े, इस स्फेरिकल एरिया को क्रॉस करने के बाद वो लोग आगे बढ़े, और फिर ये एक स्फेरिकल सरफेस बनी। इस स्फेरिकल सरफेस को उन लोगों ने क्रॉस किया, फिर वो और आगे बढ़े, फिर उन्होंने इस स्फेरिकल सरफेस को क्रॉस किया। तो मुझे बताइए जिस एरिया को वो क्रॉस कर रहे हैं क्या वो एरिया लगातार बदल रहा है? आंसर है यस, दैट एरिया इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। हमारा जो सिलेंडर था, और सिलेंडर था या फिर क्यूब था, जो भी हमारी रेगुलर ज्योमेट्री थी जो पिछली क्लास में मैंने बात की थी, उनमें आपके लिए इस बात की थोड़ी सहूलियत थी, इस बात की थोड़ी सी आपके लिए आसानी थी। कौन सी? कि जिस एरिया को वो लोग क्रॉस करके जा रहे थे वो एरिया कांस्टेंट था। जिस एरिया को वो लोग क्रॉस करके जा रहे थे वो एरिया कैसा था? कांस्टेंट था। ठीक, कैसे? देखिए अब आप यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया चेक करिए,
चाहे आप यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया चेक करिए, चाहे आप यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया चेक करिए, और चाहे आप यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया चेक करिए, आप किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया को चेक करके देख लीजिए, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया को आप चेक करके देख लीजिए, ईच क्रॉस सेक्शन एरिया से जो क्रॉस करके जाएंगे वो सेम नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल क्रॉस करके जाएंगे ईच क्रॉस सेक्शन एरिया से, ठीक। या फिर जितने भी आपके चार्ज पार्टिकल हैं जो वो क्रॉस करके जा रहे हैं वो सेम क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके जा रहे हैं। यहां से यहां तक एरिया बढ़ नहीं रहा है, लेकिन यहां पे देखो, यहां पे जब जनता आगे बढ़ रही है, यहां पे जब जनता आगे बढ़ रही है तो जिस एरिया को उन्हें क्रॉस करना है वो एरिया बढ़ता जा रहा है, और जब जनता यहां पर आगे बढ़ रही है तो जिस एरिया को उन्हें क्रॉस करना है वो एरिया कांस्टेंट है। तो ऐसा कहते हैं कि यहां पे I अपॉन ए कांस्टेंट है, I अपॉन ए इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन था, इन दिस कॉन्फ़िगरेशन I upon A, that is called current density, I upon A, that is called current density, is constant. तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जब करंट डेंसिटी कांस्टेंट होगी, मतलब जब आपका एरिया कांस्टेंट होगा, तब आपको इंटीग्रेशन करने में कोई टेंशन नहीं है, तब आपको इंटीग्रेशन करने में कोई टेंशन नहीं है, आप सीधा तब आपको रेजिस्टेंस लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस एरिया को वो क्रॉस करके जा रहे हैं वो एरिया कांस्टेंट है। तो अगर सवाल आता है कि हम कौन से एरिया को पुट करें, इस एरिया को फॉर्मूले में पुट करें, या इस एरिया को फॉर्मूले में पुट करें, या इस एरिया को फॉर्मूले में पुट करें, या इस एरिया को फॉर्मूले में पुट करें, तो उसका आंसर है जिस एरिया का मन करे उस एरिया को पुट कर दो, क्योंकि ये सारे एरिया बराबर हैं। लेकिन यही सवाल अगर यहां पे पूछा जाए कि बताइए फॉर्मूले में कौन से एरिया को पुट करें, तो यहां पे अब आदमी फंस जाता है, क्योंकि जिस एरिया को वो लोग क्रॉस करके जा रहे हैं दैट एरिया इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो यहां वाले एरिया को पुट करें, यहां वाले को करें, यहां वाले को करें, यहां वाले को करें, तो कौन से वाले एरिया को पुट करें? क्वेश्चन नंबर 1। और अगर आपने जवाब दिया कि इस एरिया को पुट कीजिए, या बीच वाले को, इस साइड लोएस्ट वाले को ले लीजिए, हाईएस्ट वाले को ले लीजिए, बीच वाले को ले लीजिए, तो आपको इस बात का भी आर्गुमेंट देना पड़ेगा कि क्यों लोएस्ट वाले को लिया जाए, क्यों हाईएस्ट वाले को लिया जाए, और क्यों एवरेज वाले को दिया जाए। विदाउट आर्गुमेंट कुछ भी लिखना मीनिंगलेस होता है। हो सकता है गलती से आपका आंसर फिट हो जाए, लेकिन दैट इज मीनिंगलेस जब तक आप उसके सपोर्ट में कोई आर्गुमेंट नहीं कह सकते। तो अब ये तो सवाल फंस गया कि सर अब कैसे करें, कि अब तो एरिया, यहां तो चलो फ्रीडम थी, हम किसी भी एरिया को पुट कर सकते थे क्योंकि एरिया कांस्टेंट था, लेकिन एरिया यहां पे बदल रहा है। तो आज के बाद ये बात ध्यान रखें कि रेजिस्टेंस कैलकुलेशन में रो एल अपॉन ए आपको तभी लगाना पड़ेगा जब एरिया कांस्टेंट होगा। जिस एरिया को करंट क्रॉस करके जा रहा है वो एरिया अगर कांस्टेंट है तो आपको रो एल अपॉन ए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अदरवाइज रो एल अपॉन ए नहीं लगेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। इसका मतलब इसकी कैलकुलेशन के लिए अब आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? तो देखिए बताते हैं। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, आप ऐसा करिए। अब देखिए मैं इंटीग्रेशन करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, वैसे आप समझदार हैं सब। आप क्या करिए, स्मॉल आर रेडियस पे जाकर, ये मैं आपका इनर सरफेस बना देता हूं पहले। आप क्या करिए, स्मॉल आर रेडियस पे जाके डी आर मोटाई का एक एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए। स्मॉल आर रेडियस पे जाके डी आर मोटाई का एक एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए। दिस इज द एलिमेंट ऑफ दिस स्फीयर हैविंग थिकनेस डी आर। That thickness is dr। ठीक। अब इसका अगर रेजिस्टेंस लिखा जाए, इसका में थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा बिकॉज बहुत थोड़ा सा इसका थिकनेस है, तो वो आएगा रो, और जिस लेंथ को मेरे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे दैट इज डी आर, अपॉन इसका सरफेस एरिया, जिस एरिया को क्रॉस करेंगे दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन मुझे जो रेजिस्टेंस चाहिए वो मुझे इस पूरे स्फीयर का रेजिस्टेंस चाहिए। इसका मतलब ये आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नेट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आया वो आया रो अपॉन 4 पाई
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर स्क्वायर, और स्मॉल आर का जो लिमिट लगेगा वो कहां से कहां तक लगेगा, R1 से लेकर R2 तक। इसको सॉल्व करिए तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आया वो आया रो अपॉन 4 पाई इंटू ये आया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, तो ये आया R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू R2। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, इसे कई बार ओहमिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, कई बार इनको क्या कहा जाता है, ओहमिक रेजिस्टेंस। तो ये ओहमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है कितना, रो अपॉन 4 पाए R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू R2, और फॉर्मूला याद होना जरूरी है, आपकी मजबूरी है, याद होना ही चाहिए। ठीक, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं सिलेंड्रिकल रेजिस्टेंस। तो ये कौन था बेटा आपका, स्फेरिकल रेजिस्टेंस। अब अगला एग्जांपल देखेंगे, और एग्जांपल में आप एग्जांपल की आप हेडिंग डाल सकते हैं सिलेंड्रिकल रेजिस्टेंस। इसको मिटाएं, ठीक। अब आप देखो, अब देखो बेटा एक चीज समझो, इस स्फेरिकल रजिस्टर में जो करंट फ्लो हुआ था वो इनर सरफेस से, इनर सरफेस के ईच पॉइंट से, इनर सरफेस के ईच पॉइंट से बाहर की तरफ गया था, आउटर सरफेस के ईच पॉइंट तक। तो एकदम सिमेट्रिक करंट का डिस्ट्रीब्यूशन था, मतलब पूरी इनर सरफेस एक हाई पोटेंशियल थी और पूरी आउटर सरफेस एक लो पोटेंशियल थी। अब मैं बात करने जा रहा हूं सिलेंड्रिकल रेजिस्टेंस की। तो सिलेंड्रिकल रेजिस्टेंस को बड़े ध्यान से सुनना, सेम कहानी है। मेरे पास एक हॉलो सिलेंडर है, मेरे पास क्या है बेटा, एक हॉलो सिलेंडर है, और उस हॉलो सिलेंडर का जो इनर रेडियस है वो R1 है, और इस हॉलो सिलेंडर का जो आउटर रेडियस है वो है R2। जो मेरा इनर सिलेंडर है उसका इनर रेडियस है R1 और उसका आउटर रेडियस है R2, और ये यहां से यहां तक मटेरियल है, एंड लेट्स से दैट लेंथ इज L। ये लेंथ L के बराबर है, मतलब जो मेरा सिलेंडर है उसमें अंदर कुछ नहीं, अंदर खाली जगह है, मतलब अंदर से पानी फ्लो कर सकता है, खाली जगह है, वैक्यूम, और मटेरियल है। तो एक मेरे पास ऐसे सिलेंड्रिकल केबल जैसा कुछ आप इसे कह सकते हैं, उसका लेंथ L है। अब इस सिलेंडर का जो इनर सरफेस, पूरा इनर सरफेस, इनर सरफेस का एक पॉइंट नहीं, पूरा इनर सरफेस, पूरा इनर सरफेस। अच्छा, पूरे इनर सरफेस का एरिया कितना होगा, 2 पाई R1 इंटू L। पूरे इनर सरफेस के अगर मैं एरिया की बात करूं तो वो एरिया कितना होगा, 2 पाई R1 इंटू L। तो ये जो पूरा इनर सरफेस है ना बेटा, पूरा इनर सरफेस, इस पूरे इनर सरफेस का एक ही पोटेंशियल है, और वो हाई पोटेंशियल है। मतलब जो हमारी बैटरी है, और जो हमारी बैटरी का हाई टर्मिनल होता है उसको इस तरह से बनाया गया कि पूरे हाई टर्मिनल का शेप मैंने इसे सिलेंड्रिकल रखा। ठीक, तो मैंने उस पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस को या पूरे हाई टर्मिनल को इस बैटरी की इनर सरफेस से चिपका दिया, पूरे हाई टर्मिनल को। उसी तरह से बैटरी का जो लो टर्मिनल है उसको मैंने आउटर सरफेस पे चिपका दिया। जो बैटरी का लो टर्मिनल है उसे मैंने किस पे चिपका दिया, आउटर सरफेस पे, और जो बैटरी का हाई टर्मिनल है उसे किसे चिपका दिया, मैं कहां चिपका दिया उसे, इनर सरफेस पे। तो अब क्या होगा, इसके कारण इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, दैट इज कॉल्ड करंट, मतलब करंट फ्लो करेगा, और इसका एक अपना रेजिस्टेंस आएगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में टेंशन आएगी, मतलब रेजिस्टेंस आएगा। अब सुनना, अब आप इस बात को ऐसे देखो कि ये आपका सिलेंडर था, अब इसमें कैसे करंट फ्लो होगा वो मैं समझाता हूं आपको। करंट देखिएगा,
करंट फ्लो का डायरेक्शन देखना। देखिए हमारे चीज़ें विजुलाइज होना बहुत ज़रूरी है, अगर एक बार विजुलाइज हो जाती हैं तो वो लॉन्ग टाइम दिमाग में सस्टेन करती हैं। अब सुनना, तो मैंने क्या बोला कि जो ये ग्रीन कलर से बनाया, दैट होल सरफेस इज द पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी एंड दैट आउटर सरफेस इज होल सरफेस। इस सरफेस का एक पॉइंट नहीं, दैट होल सरफेस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो करंट फ्लो होगा हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल की तरफ। कैसे फ्लो होगा? ऐसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा। जैसे एरो हमने उसमें बनाए थे ना, वायर स्ट्रेट इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड के एरो नहीं बनाए थे, वैसे ही करंट मूव करेगा। अब सवाल उठता है कि बताइए इस इनर सरफेस और आउटर सरफेस के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा, और रेजिस्टिविटी है रो। तो हमारा जो एम है, एम जो है हमारा एम क्या है? टू कैलकुलेट resistance between inner and outer surface of cylinder। ये हमारा एम है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस ऑफ द सिलेंडर। मैंने एक पॉइंट नहीं बोला है, मैंने पूरी सरफेस बोली है। इनर सरफेस एंड दैट आउटर सरफेस, मतलब पूरी इनर सरफेस हाई पोटेंशियल और पूरी आउटर सरफेस लो पोटेंशियल। और इस तरह से मेरे फ्लो करेंगे, इस तरह से हमारा करंट फ्लो करेगा। अब हमें लिखना है रेजिस्टेंस। फिर से दिमाग में वही ख्याल आएगा कि फॉर्मूला आप बताए थे रो एल अपॉन ए, और लेंथ क्या था? लेंथ, ये एल क्या था? ये एल वो लेंथ थी जिसको करंट ट्रेवल करता था, जिस लेंथ में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते थे, जितना लेंथ इलेक्ट्रॉन चल के जाते थे, ये कौन था? दैट एल। ठीक, अब इसमें अगर बात करें वो एल कितना होगा, तो आप बोले कि सर देखो फिर तो टेंशन ही खत्म, यहां से चले भाई साहब और यहां पहुंच गए। तो ये कितना है? दिस इज R2 माइनस R1। तो अगर मुझे L को यहां रिप्लेस करना पड़े, इस L की मुझे यहां वैल्यू पुट करनी पड़े, तो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस L का जो वैल्यू पुट किया जाएगा दैट इज R2 माइनस R1। अब मुद्दा फंस गया A पे, और A पे सेम मुद्दा फंसेगा जो आपके स्फेरिकल में मुद्दा फंसा था। क्या? सुनिए, जिस एरिया को वो इलेक्ट्रॉन चलते जा रहे हैं और एरिया को क्रॉस करते जा रहे हैं, तो जिस एरिया को वो क्रॉस करते जा रहे हैं दैट एरिया इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। जिस एरिया को वो क्रॉस करते जा रहे हैं दैट एरिया इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। आप सोचिए दैट इनर एरिया, दैट इनर सबसे लोएस्ट एरिया उनको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 2 पाई R1 इंटू एल। कितना मिलेगा? 2 पाई R1 इंटू एल। फिर वो आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप ये एक सरफेस मान लें, सिलेंड्रिकल माने से ऐसे, इसके ऊपर ये दूसरी सरफेस है, फिर उसके ऊपर ये तीसरी सरफेस है, उसके ऊपर ये चौथी सरफेस है, और वो लोग अंदर से बाहर चल के आ रहे हैं ऐसे। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस का एरिया अंदर से बाहर की तरफ लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब एरिया इज चेंजिंग, और अगर एरिया चेंज कर रहा है तो करंट डेंसिटी चेंज कर रही है। और ऐसे केस में रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन में एरिया की वैल्यू आप ये नहीं बता सकते कि हम कौन सी पुट करें। इसका मतलब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे होगा इंटीग्रेशन? करके बताते हैं। तो देखिए, इंटीग्रेशन करना आसान है, बस ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों इंटीग्रेशन होगा। ये चीज आपके दिमाग में अच्छे से बैठनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा, आप क्या करिए, यहां से ये सिलेंडर का एक्सिस है, इस एक्सिस से आर रेडियस पर जाकर, अब देखिए डायग्राम इसमें थोड़ा अच्छा नहीं आएगा, कहां बनाएं? चलिए यहां बना देते हैं। मैं सीधा वो एलिमेंट बना रहा हूं यार। आर रेडियस पे जाके dr मोटाई का एक एलिमेंट बना लीजिए ऐसे। ये रेडियस है, रेडियस से कितना है r, और ये इसका मोटाई कितना है dr। ये आपका मटेरियल है। इस मटेरियल का आपको लिखना है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो छोटा सा रेजिस्टेंस dr वो हो जाएगा रो, कितनी लेंथ को वो ट्रेवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, दैट इज dr,
रो एल अपॉन एरिया एंड दैट एरिया इज 2 पाई आर एल। लेंथ कितना है यहां से यहां तक? एल ना। तो कर्व्ड सरफेस को ही तो इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके जा रहे हैं, कर्व्ड सरफेस को, तो कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना आएगा? 2 पाई आर एल। अब आप क्या करिए, इसको इंटीग्रेट करिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस दैट इज रो अपॉन 2 पाई एल इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर। अब आर की वैल्यू कहां से कहां तक पुट होगी? तो इनर रेडियस R1 से लेकर आउटर रेडियस R2 तक। तो आपके रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आया वो आया रो अपॉन 2 पाई एल इंटू एल एन ऑफ R2 बाई R1। लिख लो बेटा यहां तक। और ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये फॉर्मूले मैं हीट ट्रांसफर में भी इनको रिलेट करके बताऊंगा, ठीक है ना, तो इनको याद रखिएगा। तो ये डेरिवेशन जो हमने किया, इससे पिछले वाला डेरिवेशन हमने किया, दोनों में एक बात कॉमन थी कि जब जब करंट डेंसिटी में चेंज आएगा, जब जब करंट डेंसिटी में चेंज आएगा, तब तब आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं। एक क्वेश्चन और है, सुनिएगा। तो क्वेश्चन ये है बेटा कि मान लीजिए एक फ्रस्टम है आपके पास, एक फ्रस्टम है और उस फ्रस्टम का ये क्रॉस सेक्शन एरिया है A2 और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है A1। मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया को सर्कुलर ही होना चाहिए, ये स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, पर एक ज्योमेट्री होनी चाहिए और ये उसी ज्योमेट्री से बना हुआ फ्रस्टम होना चाहिए। उसी ज्योमेट्री से बना हुआ फ्रस्टम को, उसी ज्योमेट्री से बना हुआ फ्रस्टम है, ये कैसे इंश्योर होगा? तो आप ये समझिए, मान लो आपके पास कोई भी एक ज्योमेट्री है, ठीक। अब आप सोचो वो ज्योमेट्री का आपने फोटो लिया, अब आप क्या करिए, आपके मोबाइल में फोटो आ गया उसका, अब उसको थोड़ा सा जूम कर दीजिए, ठीक, फिर थोड़ा सा जूम कर दीजिए, फिर थोड़ा सा जूम कर दीजिए, फिर थोड़ा सा जूम कर दीजिए। तो जो जो आपके पास डायमेंशंस मिलती गई, आप इतने डायमेंशंस की ऑब्जेक्ट बाजार से खरीद लाइए और उनको एक के ऊपर रखते जाइए, तो आपको ये उसी ज्योमेट्री का फ्रस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक हमारे पास ज्योमेट्री है जिसका एरिया है A1 एंड A2 और उसका ये लेंथ है यहां से यहां तक L, यहां से यहां तक का लेंथ L है और ये है A1 और ये है A2 और हमें इस वाली सरफेस के बीच में और इस वाली सरफेस के बीच में हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस सरफेस एंड दिस सरफेस? इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसका मतलब यह है कि मान लो बैटरी का हाई टर्मिनल आपने यहां लगा दिया और बैटरी का लो टर्मिनल आपने यहां लगा दिया, तो यहां से यहां तक जब ये करंट फ्लो होगा, यहां से यहां तक जो ये करंट फ्लो होगा, ठीक, तो वो करंट फ्लो होगा तो उसके मोशन में एक रेजिस्टेंस आएगा, इलेक्ट्रॉन लैटिस से टकराते हैं, वो सारी बातें हमने रेजिस्टेंस डेरिवेशन में देखी थी। तो मुद्दा यह है कि इस सरफेस से इस सरफेस के बीच का रेजिस्टेंस लिख के बताइए। और इसको लगभग हम वन डायमेंशन हम मान पाए, तो जो आपका A2 है ना, ये बहुत बड़ा नहीं होता है A1 से, मतलब A2 माइनस A1 इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू A1 एंड वेरी वेरी लेस कंपेयर टू A2, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है वो। ऐसा कंडीशन क्यों लिया जाता है? जिससे के कारण इसे हम वन डायमेंशनल कंडक्शन या वन डायमेंशनल मोशन जैसा हम अज्यूम कर पाए। अब इसका लिखना है हमें रेजिस्टेंस, और सेम कहानी है कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक चल के जाएंगे तो वो लेंथ तो L ट्रेवल करेंगे, लेकिन जिस एरिया को वो क्रॉस करके जा रहे हैं दैट एरिया इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। यहां पे एरिया कुछ और था, यहां एरिया कुछ और था, यहां कुछ और था, यहां कुछ और था, यहां कुछ और था, दैट एरिया इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, ठीक है ना। अब सुनना, अब फिर वही वाली बात कि सर कैसे लिखें रेजिस्टेंस, तो देखो तरीका बताता हूं। अब मैं जो ये डेरिवेशन करने जा रहा हूं, एक बहुत अच्छा तरीका है, मैं सरल एंगल की हेल्प से डेरिवेशन करने जा रहा हूं। सरल एंगल की हेल्प से आपको जनरली किया हुआ नहीं मिलेगा और तरीके से मिल जाएगा, तो मैं सरल एंगल से बता देता हूं। जनरली तो आप HCB में भी देखेंगे तो वहां पर भी जनरल आपको मेथड मिल जाएगा। ये एक अच्छा मेथड है जिससे मेहनत थोड़ी कम होती है। आप क्या करिए, ऐसा करिए, जो आपका ये फ्रस्टम है, इस फ्रस्टम का जो ये वाला, इस फ्रस्टम का जो अपेक्स होगा, इसको एक से एक्सटेंड करिए और मान लेते हैं यहां कहीं इस फ्रस्टम का अपेक्स है, ये किसी डिस्टेंस L0 पे, ये किसी डिस्टेंस L0 पे इस फ्रस्टम का क्या है, अपेक्स है। तो मैं कह रहा हूं कि इस अपेक्स से आप यहां से किसी x डिस्टेंस पे जाकर एक एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए,
इस एपेक्स से किसी x डिस्टेंस पे जाकर एक एलिमेंट आप कंसीडर कर लीजिए, और जो एलिमेंट आपने कंसीडर किया है इसका मोटाई मान लीजिए आप dx है, थिकनेस ऑफ दिस एलिमेंट इज dx, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए लेट्स से a, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या मान लीजिए a। तो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस x चेंज करेगा वैसे वैसे क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करेगा, और अगर इसका मैं रेजिस्टेंस लिखूं, थोड़ा सा रेजिस्टेंस आर वो आएगा रो, लेंथ कितना है dx अपॉन इसका एरिया a। अब बात आती है कि ये dx है ये a है, इन सबको किस तरह से मैनिपुलेट किया जाएगा। तो देखो ये एक पर्टिकुलर 3D ज्योमेट्री है, और जो सॉलिड एंगल होता है वो 3D ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी होता है। इसका मतलब, मेरी बात ध्यान से सुनना, चाहे मैं a1 अपॉन एल नॉट लिखूं, चाहे मैं a1 अपॉन एल नॉट लिखूं, चाहे मैं a2 अपॉन एल नॉट प्लस एल लिखूं, और चाहे मैं a अपॉन x लिखूं, ये तीनों वैल्यू बराबर आएंगी, क्योंकि ये तीनों वैल्यू रिप्रेजेंट करती हैं सॉलिड एंगल को। और इस पूरी ज्योमेट्री का एक सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल एक 3D ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी होता है। तो चाहे इस एरिया का सॉलिड एंगल लिखो इस पॉइंट पे, चाहे इस एरिया का सॉलिड एंगल लिखो इस पॉइंट पे, और चाहे इस एरिया का सॉलिड एंगल लिखो इस पॉइंट पे, तीनों चीजें कैसी होती हैं, बराबर। तो ये तीनों कैसे होंगे, बराबर। अब बात आती है इस a का वैल्यू क्या हो गया, तो इसको ऐसा करते हैं, सॉलिड एंगल का मैं इसे सिंबल ले लेता हूं, ये इसका सिंबल होता है। तो इसका सिंबल अगर ये नहीं लिखना चाहते आप फाई लिख लो। तो यहां पे मुझे बताइए जो मेरा ये a है, इस a को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, और a को मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं, a को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, फाई इंटू एक्स से, एंड फाई इज ए कांस्टेंट, दैट इज द सॉलिड एंगल। तो यहां पे आप वैल्यू पुट करिए a का लाके, तो ये आया dr दैट इक्वल टू रो इंटू द dx अपॉन। और एक बात नोटिस करिएगा, पूरे डेरिवेशन में कभी भी मैंने ये नहीं बोला है कि इसको सर्कुलर होना ही चाहिए। नोटिस करिए पूरे डेरिवेशन में एक ही जगह मैं क्या लिख सकता हूं, फाई इंटू एक्स। अब फाई को बाहर निकाल लीजिए, तो ये आया डी आर इक्वल टू रो इंटू रो अपॉन फाई डी एक्स अपॉन एक्स, एंड नाउ इंटीग्रेटेड। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, रो एल अपॉन ए, 1 सेकेंड, हाँ, सॉलिड एंगल जो होता है आपका वो होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया, ए कितना हो गया आपका, फाइव एक्स स्क्वायर। तो फाइव एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, ये एक्स स्क्वायर आएगा। सॉलिड एंगल होता है आपका डी अपॉन आर स्क्वायर, दैट एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, आप इसको इंटीग्रेट करिए, तो डी आर का जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा आर, इंटीग्रेट करने पे रेजिस्टेंस जो वैल्यू आएगा आर, आर का वैल्यू कितना आएगा, आर का वैल्यू आएगा रो अपॉन फाइव, ध्यान से सुनना बेटा, रो अपॉन फाइव, और इसका इंटीग्रेशन आएगा आपका, क्या आएगा, मैं लिख रहा हूं यहां पे, इसका इंटीग्रेशन आएगा आपका 1 अपॉन एल नॉट माइनस 1 अपॉन एल प्लस एल नॉट। इंटीग्रेशन करना आप मेरे से अच्छा जानते हैं। अब इसको आप सॉल्व करिए फर्दर, तो ये आया आपके पास रो अपॉन दैट फाइव, रो अपॉन दैट फाइव, और ये ऊपर बचेगा आपका कौन, एल, और नीचे कौन बचेगा आपका, एल नॉट इंटू एल प्लस एल नॉट। अब जो आपके सामने ये जो लिखा हुआ है, अब आप इसको इस तरह से लिखिए, कैसे, देखिए, आर इक्वल टू रो इंटू एल, अब आप ऐसे इसको लिखो, रूट फाइव इंटू एल इंटू रूट फाइव एल प्लस एल नॉट। ऐसा मैंने क्यों लिखने को बोला है, क्योंकि आप यहां से देखिए, आप इस वाले इक्वेशन से देखिए, यहां से देखिए, a1 अपॉन एल नॉट स्क्वायर किसके बराबर है, फाइव के, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और रूट लीजिए, तो रूट a1 का जो वैल्यू आता है वो किसके बराबर आएगा, रूट फाइव इंटू एल नॉट। सिमिलरली मेरा जो दूसरा a2 वाला इक्वेशन है, इन दोनों को बराबर करिए और रूट लीजिए, तो मेरे पास रूट a2 का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, रूट फाइव इंटू एल नॉट प्लस एल। ये वैल्यू उठा के आप इसमें पुट कर दीजिए, तो आपका रेजिस्टेंस आ गया, वो आएगा रो एल अपॉन रूट ऑफ a1 इंटू रूट ऑफ a2। तो आपके रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया रो एल अपॉन a1 a2। ठीक, तो दिस इज योर रेजिस्टेंस। अब ये तीनों रेजिस्टेंस के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तीनों का डेरिवेशन आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इनको पढ़िए, समझिए, और किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो डाउट पूछिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।